व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले माह अर्थात 16 अक्टूबर 2022 को जो रेडियो डीएसपी का परीक्षा आयोजित की गई थी उसके प्रश्न पत्र का पूरा एनालिसिस करेंगे। पूरे आंसर, फाइनल आंसर की के आधार पर मैं पूरे आंसर आपको बता रहा हूं, जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम, चाहे एडीपीओ का एग्ज़ाम हो, सहायक कुल सचिव का एग्ज़ाम हो, या लोक सेवा के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिए जाएंगे, या और भी जो परीक्षाएं मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित की जाती हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने यहाँ एनालिसिस। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और आप मध्य प्रदेश किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह चैनल और यह वीडियो भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने क्वेश्चन पूरे प्रश्न पत्र के एक एक क्वेश्चन को क्रॉप करके पूरा बना दिया है, क्योंकि स्लाइड करने में बड़ी दिक्कत जाती है। तो एक एक या दो दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक बार में, जिससे सुविधा होगी आपको समझने में भी, नहीं तो बार बार स्लाइड ऊपर नीचे करनी पड़ती है तो दिक्कत होती है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था रेडियो डीएसपी में, बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना था। बहुत सरल क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बुंदेलखंड की जो सबसे ऊंची चोटी, उस चोटी का नाम है सिद्ध बाबा। क्या नाम है? सिद्ध बाबा उस चोटी का नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और जाना पाव पहाड़ जो है दिख रही चोटी, जाना पाव, एक किसकी है? तो आपको देखना ये मालवा में, ठीक है ना, मालवा प्रदेश में आती है। मालवा की सबसे ऊंची चोटी है, इसमें जाना पाव, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊंची नहीं है, उसके सेकंड और थर्ड जो है उस पर है ये, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, तो बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हिरन नर्मदा नदी की सहायक है, गोई नदी भी नर्मदा नदी की सहायक है, हथनी नदी भी नर्मदा नदी की सहायक है। तो देनवा नदी, कौन सी? देनवा नदी, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देनवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नहीं है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है, तो दिए गए ऑप्शन में से हो जाएगा, मध्य प्रदेश सबसे अधिक तापमान मिलता है ग्वालियर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। जिले के रूप में पूछा, क्योंकि जिला नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन आपके जिले दिए हुए हैं। वैसे यदि स्थान पूछता तो मतलब गोहद, भिंड का गोहद सबसे गर्म, सॉरी माफ करना, यदि स्थान पूछता तो गंज बसौदा आता है, लेकिन ये इसमें जिले के रूप में पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑप्शन पूरे जिले में दिए हो। तो सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो ग्वालियर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बेस्ट क्वेश्चन था ये पूरे पेपर का, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन। सियारी क्या है? सियारी क्या है? तो इसमें ध्यान रखना है आपको, इसका जो आंसर हो जाएगा, सियारी जो है, सियारी एक फसल है। क्या है? मध्य प्रदेश की सियारी एक फसल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सियारी एक फसल है। राइट आंसर हो जाएगा, सियारी क्या है? तो सियारी एक फसल है, ना हथियार है, ना आभूषण है, ना ही ये स्थानीय बोली है। सियारी एक फसल है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस ऐतिहासिक स्मारक को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। सरल क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक स्मारक को खाम बाबा के नाम से जानते हैं? तो हमें सबको पता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, विदिशा स्थित जो गरुड़ स्तंभ है, विदिशा स्थित जो गरुड़ स्तंभ है, इसे ही खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। विदिशा स्थित जो गरुड़ स्तंभ है, इसी को खाम बाबा के नाम से हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन पूछा गया था कि कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद, ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया भी थे आपको, और अपने जो मेरी जो सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश की प्रश्नोत्तरी की, उसमें भी मैंने क्वेश्चन डाला हुआ, तो उसमें भी बताया था। कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद दूसरा आध्यात्मिक खनिज, कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद जो सबसे कठोर होता है दूसरा आध्यात्मिक खनिज कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा कोरंडम। कौन सा है? कोरंडम है। और ये भी मैं आपको बता दूं कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है विथ स्थान, पिपरगांव। कहाँ पे पाया जाता है खनिज? तो आपको याद रखना है पिपरगांव सीधी।
कहाँ पे खनिज पाया जाता है, कोरंडम खनिज, तो पीपर गांव सीधी में यह खनिज पाया जाता है। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, हो सकता है आगे वाले एग्जामों में यहाँ पे खनिज पूछा है या उसका उत्पादन स्थान पूछ ले, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, देखिए कितना डीप जा सकता है पीएससी, इस क्वेश्चन से आपको अंदाजा लग जाएगा देखकर कि मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले मैग्नीज अयस्क में मैग्नीज की मात्रा कितनी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले मैग्नीज में मैग्नीज की मात्रा कितनी पाई जाती है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर होना चाहिए इसने पॉइंट में दे दिया था, जो कि एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 46% के आसपास यह मैग्नीज रहता है। तो इस कारण से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। ठीक, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन को आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था फाइनल आंसर की में। और इसका यदि आंसर देखें 46 के आसपास बुकों में मिलता है, 46% के आसपास मैग्नीज की मात्रा पाई जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन को चूंकि ऑप्शन कोई दिख नहीं रहे थे, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, नेपा के कागज कारखाने को शक्ति प्रदान करने के लिए एक तापीय शक्ति केंद्र स्थापित किया गया था। अर्थात ये पूछना चाहिए जो नेपा नगर कागज उद्योग है उसके लिए जो ऊर्जा मिलती थी, तापीय विद्युत केंद्र बनाया गया था, वो किसके कहाँ से, तो उसके लिए स्थापित किया गया चांदनी ताप विद्युत केंद्र। कौन सा, चांदनी ताप विद्युत केंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, चांदनी ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 9th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है ये भी। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसका आंसर हो जाएगा पचमढ़ी में। कहाँ होती है, मध्य में सबसे अधिक वर्षा होती है पचमढ़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था आपसे कि 2020 में मुक्केबाजी के लिए मध्य प्रदेश का विक्रम पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया था। 2020 का आपको विक्रम अवार्ड पूछा, किस खिलाड़ी को मिला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंजू बम्बोरिया, राइट आंसर हो जाएगा मंजू बम्बोरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें मुक्केबाजी के लिए 2020 का विक्रम पुरस्कार दिया गया था। बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है मंजू बम्बोरिया, इस नाम को भी याद रखें। मेघा परमार जी पर्वतारोही हैं, ये भी आप याद रखिएगा। एकता यादव, इनके बारे में आप देखेंगे इनका खेल कौन सा है, इनके बारे में आप जरूर देख लीजिएगा। इन खिलाड़ियों के बारे में 3-4 चीज़ें पूछी जाती है, तो उनका खेल पूछा जाता है आपसे, या किस खेल से संबंधित है, या उनका संबंध किस जिले से है, या उन्हें कोई पुरस्कार वगैरह मिला होगा तो वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आप विशेष रूप से आप तैयार करके जाइए। आगामी जो भी एग्जाम है, चाहे एडीपीओ का एग्जाम हो, सहायक कुल सचिव का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम आपके होने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, मध्य प्रदेश में प्रभास जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है। बहुत सरल सा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रभास जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, उसका सही आंसर हो जाएगा मल्लखम्ब। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मल्लखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है मध्य प्रदेश का प्रभास जोशी पुरस्कार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश सरकार कि संत रविदास स्वरोजगार योजना का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश की जो स्वरोजगार योजना है, इसका संचालन कौन सा विभाग करता है, कुल मिला के इंडायरेक्ट ये पूछना चाह रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, स्वरोजगार योजना का संचालन किया जाता है अनुसूचित जाति वित्त विभाग के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति वित्त विभाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आजकल योजनाओं से सीधे विभाग ही पूछ रहे हैं। 3 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, योजनाओं को जब भी आप पढ़ें तो उसका उद्देश्य क्या है, योजना कब शुरू की गई है, योजना किस विभाग से संबंधित है, इस प्रकार के 3 फैक्ट तो जरूर आप बिल्कुल तैयार करके रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सरल क्वेश्चन लेकिन घुमाने वाला क्वेश्चन है। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। अब यहाँ पे हमको ऑप्शन दिख गया है नीरज चोपड़ा, और सभी लोग मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे, सीधे नीरज चोपड़ा लगा देंगे, लेकिन वो हो जाएगा आपका गलत। यहाँ पे पूछा है टोक्यो पैरा ओलंपिक, आपसे पूछा है पैरा ओलंपिक खेल पूछा हुआ है, ना कि ओलंपिक पूछा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, तो सुमित अंतिल नाम था उनका। क्या नाम था, सुमित अंतिल, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। ये आप ध्यान रखिएगा। चल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल। अच्छे से क्वेश्चन में हमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पैरा ओलंपिक हमें दिख गया, सीधे हम पढ़ेंगे 2020 टोक्यो ओलंपिक और सीधे लगा देंगे नीरज चोपड़ा, और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन भी बहुत ही आराम से पढ़ना है, और क्या लिखा हुआ फिर आपको आंसर भी करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया था, ये पूछा गया था प्रसिद्ध पत्रकार माधवराव सप्रे का जन्म मध्य प्रदेश के किस गाँव में हुआ था।
प्रसिद्ध जो पत्रकार माधवराव सप्रे हैं, माधवराव सप्रे संग्रहालय भी भोपाल में के नाम पे खोला गया है। तो इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना दमोह के पथरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। ये साहित्य वाले परिचय का चैप्टर जो है वहाँ से सीधे से क्वेश्चन उठाया गया है। उनके पूरे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दमोह के पथरिया गांव में प्रसिद्ध पत्रकार माधवराव सप्रे का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी सरल क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, अभी 2-3 बार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा। इनमें से कौन सा भारतीय वैज्ञानिक मध्य प्रदेश से संबंधित है? इनमें से कौन सा भारतीय वैज्ञानिक है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिल काकोडकर। सही आंसर हो जाएगा अनिल काकोडकर, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के बड़वानी से है। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यदि स्थान पूछे तो बड़वानी, पिछले क्वेश्चन शायद जिला ही पूछा था कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो हैं अनिल काकोडकर किस जिले से संबंधित है, ऐसा पूछ लिया था। तो और इसमें पूछ रहा है कि वैज्ञानिक कौन है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो अनिल काकोडकर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है? क्वेश्चन नंबर आपसे 16 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है? अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर आपसे पूछना चाह रहा है। तो सेमीकंडक्टर जर्मेनियम ही होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से योजनाओं से पूछा गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की अनुशंसा 2022 में किस तिथि पर की थी? अनुशंसा किस तिथि पर की गई थी भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जो अनुशंसा की गई थी 6 सितंबर, याद रखना आपको डेट कौन सी, 6 सितंबर राइट आंसर हो जाएगा। 6 सितंबर को इसकी अनुशंसा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत की प्रथम महिला मनोचिकित्सक जिनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2021 को हुई, उनका नाम क्या था? ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो देखो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूं, जिसमें भी पहला या कोई विशेष चीज़ हुई हो, जैसे कोई पहली महिला चिकित्सक है मनोचिकित्सक, या कोई घटना हुई हो विशेष, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी और इनका हाल ही में निधन हुआ 2021 में, तो इसलिए क्वेश्चन बना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शारदा मेनन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 था, भारत का प्रथम स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS इंडियन नेवल शिप विक्रांत INS विक्रांत 2 सितंबर 2022 को किस शिपयार्ड में भारतीय नौसेना को सौंपा गया? जो भारतीय नौसेना को दिया गया है, तो उस शिपयार्ड का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोचीन शिपयार्ड में। कौन शिपयार्ड में सौंपा गया था सेना को? तो कोचीन शिपयार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी करंट का क्वेश्चन है, सितंबर माह की घटना थी, पेपरों में भी आया हुआ था बहुत ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम में बांटा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक विकास निगम है इसकी संख्या 7। कितने? इसकी आंसर हो जाएगा 7, जो कि आयोग के द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर संबंधित जो था कब निरस्त किया गया? तो इसे कब हटाया गया था 370 को? सीधे डेट पूछ ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 2019। राइट आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 2019, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस दिन अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था आपसे, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर निर्मित है? इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर निर्मित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सरल क्वेश्चन है, यह बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर। अब देखिए, अब आपसे हो सकता है अगली बार उसका प्लेस पूछ ले, कहाँ पर स्थित है, या उस पर कौन कौन से और परियोजनाएं चल रही हैं, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उसे भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो इंदिरा सागर बांध है खंडवा, पुनासा खंडवा में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसमें बहुत सी चीज़ें भी चल रही हैं, तैरता हुआ सोलर प्लांट वगैरह लगाने का, ये सब बहुत सी चीज़ें इसमें चलाई जा रही हैं। तो आप विशेष रूप से इनको देख के जाइए आगामी एग्जामों में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा कब गठित हुई थी? तो जो मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा थी, इसका गठन किया गया था, बहुत सरल क्वेश्चन है, 1956 में। कब गठित की गई थी? तो 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा कब गठित की गई थी? तो आंसर हो गया
1956 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में वित्तीय निगम का मुख्यालय किस जिले में है। फिर से रिपीट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश के वित्तीय निगम का मुख्यालय है इंदौर में। मध्य प्रदेश के वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका मुख्यालय इंदौर जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर जिला गुना के किन देशों के सहयोग से स्थापित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्यारा क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो फर्टिलाइजर कारखाना जो कि गुना में स्थित है, ये किन देशों के सहयोग से बनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इटली के सहयोग से। सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इटली के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, थोड़ी यहाँ पे आपको देखने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि ब्लर है, हल्का सा जो फोटो ली गई है, इमेज जो ली गई है ब्लर है, पेपर ही उतना क्लियर नहीं आया है, तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से बचाने हेतु उनकी वेशभूषा धारण करने वाली वीरांगना का नाम क्या था। रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उन्हीं की, जैसे ऐसा बोला जाता है कि एक हम शक्ल हुआ करती थी जो उनकी अंगरक्षिका होती थी, तो उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। तो सीधा से इसका सही आंसर हो जाएगा कि उन अंगरक्षिका जो थी, जिनने वेशभूषा ली थी, उनकी हम शक्ल थी झलकारी बाई। सही आंसर हो जाएगा इसका झलकारी बाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा गया था कि रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से बचाने हेतु उनकी वेशभूषा धारण करने वाली वीरांगना का नाम क्या था। तो उनकी अंगरक्षिका जो थी झलकारी बाई, वहीं पे अवंती बाई नाम दिया, तो उनकी अंगरक्षिका आपका नाम याद रखना है गिरधारी बाई था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था कि ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ के किले में आहूखाना या मृगवन स्थित है। तो आहूखाना हम सबको पता है ये कहाँ पे स्थित है, बुरहानपुर में स्थित है, जहाँ पे मुमताज की कब्र बनाई गई थी। बाद में उस कब्र को खोद के आगरा ले जाया जाता है, तो यह स्थित है आहूखाना बुरहानपुर में स्थित। इसका सही आंसर हो जाएगा बुरहानपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भगोरिया पर्व किस त्योहार से संबंधित। देखिए पिछली बार अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ 6 तारीख को, उसमें पूछा गया भगोरिया पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि भगोरिया पर्व किस त्योहार से संबंधित। मैंने उस वीडियो में बताया हुआ कि क्वेश्चन पूछा गया है, तो भगोरिया पर्व किस त्योहार से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह संबंधित है होली के त्योहार से। राइट आंसर हो जाएगा होली के त्योहार से यह पर्व संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये अच्छा क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन। होशंगाबाद हुंकार किसकी कृति है। होशंगाबाद हुंकार किसकी कृति है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह लिखी गई है प्रयागदत्त शुक्ल के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा प्रयागदत्त शुक्ल के द्वारा लिखी गई रचना है होशंगाबाद हुंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था, ये भी थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है, अच्छे साफ समझ में ना, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ दे रहा हूँ। काकनाद का आधुनिक नाम क्या है। काकनाद का आधुनिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांची। ये क्वेश्चन पीएससी के द्वारा 2019 में पूछा गया था कि काकनाद का प्राचीन नाम पूछा गया था, आधुनिक नाम अब क्या बदल गया है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछा प्राचीन नाम क्या है, इसमें चेंज करके बोल दिया काकनाद का आधुनिक नाम क्या है। तो सांची का ही प्राचीन नाम है काकनाद। सही आंसर हो जाएगा सांची, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था कि रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या था। रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती के जो पिता का नाम था शालीवाहन। क्या नाम था, शालीवाहन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उनके पिता का नाम था रानी दुर्गावती के। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष झंडा सत्याग्रह हुआ। इसके दो ऑप्शन हट गए हैं। किस वर्ष झंडा सत्याग्रह, सीधे से आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1923, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923। झंडा सत्याग्रह कब हुआ, तो 1923 में जबलपुर से यह शुरू किया गया था। ये भी आप ध्यान रखें, हो सकता है आगामी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, या उसमें कौन कौन से नेतृत्व कौन से किया था। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आगामी एग्जामों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राई परंपरा क्या है। तो राई परंपरा क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राई परंपरा क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो राई परंपरा क्या है, एक लोक नृत्य है। राई परंपरा क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा राई परंपरा एक लोक नृत्य है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था, विस्फोटकों की पहचान के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित रोबोटिक यंत्र का नाम क्या है। डीआरडीओ ने जो रोबोट बनाया है उसका नाम क्या, सीधा से ये पूछना चाह रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उस रोबोटिक का नाम है दक्ष। क्या नाम है उसका, रोबोटिक का नाम है दक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर क्वेश्चन है अब लगभग। फिशिंग का प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। फिशिंग का प्रयास निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है। ईमेल के द्वारा, बिल्कुल।
एसएमएस के द्वारा, जी हाँ बिल्कुल। फ़ोन कॉल के द्वारा भी बिल्कुल। आप आजकल तो ऐड वगैरह भी टीवी में आते हैं एसबीआई वगैरह की, आप किसी को अपना ओटीपी नंबर ना दें, ये सब फिशिंग ही एक तरह से कहना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी परस्पर क्रिया इंटरएक्शन ई गवर्नेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी परस्पर क्रिया इंटरएक्शन ई गवर्नेंस नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो आयोग ने बताया कि नागरिकों एवं व्यापार के आंतरिक कार्यों के मध्य, नागरिकों एवं व्यापार के आंतरिक कार्यों के मध्य जो चीज़ की जाती है वो ई गवर्नेंस नहीं है। शासन एवं नागरिकों के मध्य बिल्कुल होता है ई गवर्नेंस है। शासन व्यापार के मध्य ये भी होता है, शासन के आंतरिक कार्यों के मध्य ये भी रहता है, लेकिन नागरिक एवं व्यापार के मध्य ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आप मेरे चैनल कोई भी परीक्षार्थी जो देख रहे हैं, कि आप फुल फॉर्म जरूर देख के जाइए। चाहे ई कॉमर्स के फुल फॉर्म आपको मिल जाए, कंप्यूटर्स के फुल फॉर्म मिल जाए, आप जरूर देख कीजिए। तो फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, इसमें दिखेंगे आपको एक दो क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा जारी किए जाने वाले कार्ड का नाम क्या है, ये भी चर्चा में है। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के द्वारा जो जारी किए कार्ड का नाम है रुपे कार्ड। कौन सा कार्ड उसने जारी किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा रुपे कार्ड जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी, बहुत सरल सा क्वेश्चन है ये, अस्थायी मेमोरी नहीं है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, रैम एक अस्थायी मेमोरी नहीं है। रैम एक अस्थायी अस्थाई है पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर है या अस्थाई है, तो रैम हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ई कॉमर्स में डिजिटल भुगतान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ई कॉमर्स में किस डिजिटल भुगतान पद्धति का प्रयोग किया जाता है, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन दिया इंटरनेट बैंकिंग, बैंकिंग कार्ड, मोबाइल वॉलेट, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग भी ई कॉमर्स का एक माध्यम है, बैंकिंग कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो रहते हैं, मोबाइल वॉलेट्स, आजकल जो पेटीएम हम यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे, सब एक तरह से मोबाइल वॉलेट्स ही हैं, ठीक है, अमेजन पे, ये सब मोबाइल वॉलेट्स ही हैं, है ना। तो इसका तीनों ही आंसर सही, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये पूछा गया था आपका यूपीआई का फुल फॉर्म कट गया, मिसप्रिंट हो गया है, आपसे यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ। आपसे पूछा गया है यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। यूपीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है कि यूपीआई यूपीआई का संक्षिप्त रूप क्या है, रूप जिसका आमतौर पर भुगतान हेतु उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इनमें से जो सर्च इंजन नहीं है, अल्टा विस्टा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज, याहू या लाइकस। तो इसका जो राइट आंसर है, जो सर्च इंजन नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, एक ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय मूल की सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम क्या है। इनमें से जो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक तरह से ट्विटर का ही एक हिंदी वर्जन, भारतीय वर्जन कह रहे हैं हम इसे। तो भारतीय मूल की सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कू। ट्विटर की जगह भारतीय के द्वारा जो बनाया गया है सोशल नेटवर्किंग साइट, उसका नाम था कू। इसका सही आंसर हो जाएगा कू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, ये भी थोड़ा ब्लर दिखेगा आपको, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपको। क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है। कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब तक तो आपको रट भी गया, मैंने कई बार अपने वीडियो में क्वेश्चन बताया हुआ है कि आपसे पूछा जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बालाघाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। 1021 वहाँ का लिंगानुपात है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बालाघाट सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात भिंड मुरैना तरफ, है ना। तो ये आप अच्छे से ध्यान, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन सबसे कम का पूछ लिया, अधिक का पूछ लिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जिला, अच्छा क्वेश्चन देखिए, बाल जनसंख्या पूछा है, तो बाल जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हरदा। सबसे जो कम बाल जनसंख्या कहाँ पे पाएगी, तो हरदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे कुछ मिलते नहीं, बाल जनसंख्या हम पढ़ नहीं पाते हैं कभी जल्दी में। तो इसका जो सही न्यूनतम बाल जनसंख्या है हरदा में सबसे ज़्यादा।
सॉरी न्यूनतम बाल जनसंख्या किस जिले में है, तो हरदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पंचायती राज अधिनियम संबंधित क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये बनाया गया था 1993 में। कब बनाया गया, 1993। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993, 1993 में बनाया गया। लागू कब हुई ये नहीं पूछ रहा, कब कब बनाया गया पूछ रहा आपसे, है ना, लागू होने का तो पूछ ही नहीं रहा। तो 1993 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश में किस वर्ष पोषण महोत्सव योजना लागू की गई थी। मध्य प्रदेश में किस वर्ष पोषण महोत्सव योजना लागू की गई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पोषण महोत्सव योजना जो लागू की गई थी, यह लागू की गई थी आपकी 2018 में। राइट आंसर हो जाएगा 2018 में पोषण महोत्सव योजना लागू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा आपको देखने में दिक्कत होगी, बहुत सरल क्वेश्चन है, पढ़ के आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश में लाख बनाने का माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर जो है, मध्य प्रदेश में लाख बनाने का शासकीय कारखाना कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमरिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा उमरिया में। लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित, ये आपसे पूछा जा रहा है, सही आंसर हो जाएगा उमरिया में यह कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कि निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश विधानसभा भंग करने का अधिकार है। मध्य प्रदेश की जो विधानसभा उसे भंग करने का अधिकार किसे, बहुत सरल सा क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो अधिकार है यह किसे है, राज्यपाल को होता है। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, तो सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले में कौन से गांव में 130 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। पिछला साल नाम पूछा गया था पिछले एग्जाम में, इसमें वो कहाँ पे स्थित ये पूछा गया है, तो इसका याद रखिए भगवानपुरा में यह स्थित है। कहाँ पे स्थित है वह संयंत्र जो नीमच में बनाया गया है सौर ऊर्जा संयंत्र, तो भगवानपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवानपुरा। और लास्ट क्वेश्चन जो 50वां क्वेश्चन पूछा गया था पहले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है, आपसे पूछा है। तो जो यूपी और एमपी की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंध परियोजना। कौन सी, सिंध परियोजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध परियोजना, जो कि एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना नहीं है। तो ये थे आपके रेडियो डीएसपी का एग्जाम जो कि अक्टूबर माह में लिया गया, उसके 50 क्वेश्चन, जिसमें कि मध्य प्रदेश, कंप्यूटर, करंट और साइंस वगैरह क्वेश्चन जो आपको पूछे जाने का जो सिलेबस दिया रहता है, उसके आधार पर मैंने आपको पूरा फाइनल सोल्यूशन आंसर की के आधार पर बताने की कोशिश की। ऐसी ही मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप इसी बेस पे अपनी तैयारी इसी के आसपास क्वेश्चनों को देख एनालिसिस करके कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।